हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल MM सोशियोनेट में स्वागत है। मैं मानसी मिश्रा आज आप सभी के लिए सोशोलॉजी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि आपके UGC नेट यूनिट 4 से रिलेटेड है। इसके साथ साथ ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर और PGT के एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की कि किसने तर्क दिया कि महिला देखभालकर्ता कोर सबसे बुनियादी पारिवारिक इकाई है। मीन्स कि महिला जो देखभाल करता है वो कोर है पारिवारिक इकाई का। GP मर्डॉक, कैथलीन गफ, एली जेरेस्की या फिर यानिना सिराना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी है। यानिना सिराना ही बोलती हैं कि महिला देखभालकर्ता कोर है पारिवारिक इकाई की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था। चीन था आपका, नॉर्वे था, मैक्सिको था या फिर भारत था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी है। भारत ही है जो परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे पहले अपनाया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महिला घर की अवेतनिक नौकर है, मीन्स कि बिना वेतन की नौकर है। साइमन डी बीबोर, एन ओकले, सिल्विया वॉल्बी या फिर जेसिका बर्नार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी है। जेसिका बर्नार्ड ही बोलती हैं कि महिला जो कार्य कर रही है घर पर वो अवेतनिक नौकर है और उससे ऊपर उसका कोई दर्जा नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपका कथन है कि जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता गया था, रिश्तेदारी आधारित समाज टूटता गया था, जिसका पारिवारिक संरचनाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा था। तो बात सही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के साथ साथ जो आपका संयुक्त परिवार है, जो रिश्तेदार है, वो अब टूटते जा रहे हैं। वो अब एक पृथक मूल एकांकी परिवार में परिवर्तित होते जा रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कथन की कि उत्कृष्ट विस्तारित परिवार को एक उत्पादक इकाई के रूप में पृथक मूल परिवार से प्रतिस्थापित दिया गया था। मीन्स कि जो एक विस्तारित परिवार है आज के टाइम में ये एक उत्पादक इकाई के रूप में आ गई है, जो कि एक पृथक मूल परिवार के रूप में प्रतिस्थापित कर दी गई है। तो ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है कि दोनों सही हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपके बुक्स हैं, इससे रिलेटेड इसको मिलान है। मैरिज फैमिली एंड किनशिप कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये बुक आपकी मेलविन एम्बर की है। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, तो ये आपकी AR रेडक्लिफ ब्राउन की बुक है। मैरिज एंड मोरल, ये आपकी बर्नेट रसेल की बुक है। और फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, ये आपकी पैट्रिसी ओबराय की बुक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब कोई व्यक्ति अपना सदस्यता पितृवंश के साथ साथ मातृवंश पीढ़ी पर निर्भर करता है तो इसे क्या कहा जाता है। मतलब कि पितृवंश के साथ साथ मातृवंश पीढ़ी पर भी निर्भर करता है। ये बहुपरंपरा वाली वंशावली है, युगल वंशावली है या एक परंपरागत वंशावली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी सदस्यता जो है पितृवंश के साथ साथ मातृवंश की पीढ़ी पर निर्भर करता है। तो एक ही परंपरागत वंशावली है, माता और पिता की। दो परंपरागत तब हो जाती जब वो दादा और पिता की बात हो जाती। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है आपका बाल विवाह निरोध अधिनियम, सहमति की आयु विधेयक, सती अधिनियम या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बाल विवाह निरोध अधिनियम। चलिए इसके साथ साथ एक क्वेश्चन है कि सती अधिनियम कब आया था या फिर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था। आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सदस्यता की प्रकृति
के आधार पर परिवार के प्रकार का चयन करें। ऑप्शन है अभिविन्यास का परिवार, आम सहमति का परिवार, समूह संबद्धता का परिवार या प्रजनन का परिवार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अभिविन्यास का परिवार और प्रजनन का परिवार। मीन्स का फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मातृ लाभ संशोधन अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था। ये कब अधिनियमित संशोधन अधिनियम आया था? 1995 में, 2002 में, 2011 में या फिर 2017 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 2017। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम जो है वो आपका 2017 में आया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि वर्गात्मक और वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली के बीच भेद किसने प्रतिपादित किया था? क्लाउड लेविस स्टार्स ने, लुइस मॉर्गन ने, बेनिस मेलोनोस्की ने या फिर A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लुइस मॉर्गन। इन्होंने ही वर्गात्मक और वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली दी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रीइन्वेंटिंग द फैमिली इन सर्च ऑफ न्यू लाइफ स्टाइल के लेखक कौन है? माइकल यंग, माइकल एडरसन, कैथलीन गफ या एलिजाबेथ बेक गर्नसाइम? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी है, इन्हीं की ये बुक है। बात करते हैं कथन और कारण की कि दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में चिन्हित किया गया है। अब बात करते हैं कौन से कथन हैं कि परिवार प्रत्येक समाज की एक बुनियादी इकाई है। तो ये तो सही है आपका, क्योंकि परिवार की संरचना स्थिर है। तो क्या ये आपका सही है? तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि परिवार जो है वो एक स्थिर संरचना की स्थिर इकाई नहीं हो सकती। ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना, चलती रहती है। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो है कारण गलत होता है और जो अभिकथन है वो सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किसका मानना था कि जन्म कर्म का बच्चे के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है? ठीक, सिगमंड फ्रॉयड, टॉलकट पार्सन्स, कार्ल जंगो या फिर अल्फ्रेड एल्डर? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कार्ल जंगो है। इन्होंने ही जन्म कर्म को बच्चे के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है माना है। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज के लेखक कौन है? तो ये आपके MS गोरे हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि एडलिफ बहुपतित्व का अर्थ क्या होता है? आपका है महिलाओं के पति भाई होते हैं। महिलाओं के पति एक प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में लगे होते हैं। पति एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। पहले पति की अनुमति के बिना दूसरी पति से विवाह नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है कि महिलाएं के पति जो है वो भाई होते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नागरिक या धार्मिक समारोह के बिना विवाह में प्रवेश करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? द्विविवाह, विनिमय विवाह, दय विवाह या सामान्य कानून विवाह? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी है, सामान्य कानून विवाह, जो कि कोर्ट मैरिज हो जाता है। उसमें हम किसी को नहीं बुलाते हैं, दो गवाह होते हैं और हमने शादी कर ली, बस बात ख़त्म। और जो आपका नागरिक और धार्मिक समारोह में बुलाते हैं तो बढ़िया सा अपना पूरा कार्यक्रम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कार्य होता है, तो उसमें लोगों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 कि किसने यह विवेचना किया कि आधुनिक औद्योगिक समाज में एक वियुक्त एकल परिवार का एक विशिष्ट रूप है? मीन्स कि औद्योगिक समाज में एक वियुक्त एकल परिवार जो है परिवार का एक विशिष्ट रूप है। टॉलकट पार्सन्स, A.M. शाह, R.K. मर्टन या फिर G.P. मर्डॉक?
तो इसका जो राइट आंसर है वो टालकट पार्सन्स है। ये भी मानते हैं कि औद्योगिक समाज में वियुक्त एकल परिवार परिवार का एक विशिष्ट रूप है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जब एक नवविवाहित जोड़ा अपना स्वयं का निवास स्थापित करता है जो पति और पत्नी दोनों के जन्म के घर से अलग होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे आपका न्यू लोकल निवास कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सरोगेसी विनिमय विधेयक 2019 के अनुसार अविवाहित युगल सरोगेसी का विकल्प नहीं चुन सकते हैं। क्या ये सही है कि विधेयक के अनुसार युगल या तो वाणिज्यिक सरोगेसी या फिर परोपकारी सरोगेसी चुन सकते हैं, या फिर आपका ये सही है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका ए है कि सरोगेसी विनिमय विधेयक जो है 2019 के अनुसार अविवाहित युगल जो हैं वो सरोगेसी का विकल्प नहीं चुन सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1955 में, 1957 में, 1961 में या फिर 1964 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1961 है। चलिए आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप सभी को मुझसे जुड़ना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मानसी विद सोशियोलॉजी, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।